नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा ध्यान है अनुच्छेद 101 पर। जी। हमने पिछली बार अनुच्छेद 100 पर बात की थी, जो संसद में वोटिंग और गणपूर्ति यानी कोरम से जुड़ा था। हाँ, वो भी काफी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 101 ये उन परिस्थितियों के बारे में है जिनमें संसद के किसी सदस्य मतलब एक सांसद को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। हाँ, सीट वेकेशन की बात करता है ये आर्टिकल। सही। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारी संसदीय व्यवस्था का एक अहम पहलू है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर जो जानकारी है उसके आधार पर हमारा मकसद है अनुच्छेद 101 के अलग-अलग पहलुओं को समझना। मतलब क्यों ये नियम बनाए गए, इनका क्या मतलब है और आज ये कितने प्रासंगिक हैं। जी। ये सिर्फ कानूनी बारीकियां नहीं हैं, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीधे जुड़े सवाल हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद के प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले अनुच्छेद 101 मोटे तौर पर किन स्थितियों की बात करता है? वो कौन से मुख्य कारण हैं जिनसे एक सांसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है? देखिए, अनुच्छेद 101 जो है वो कई अलग-अलग स्थितियों को समेटता है। अगर हम इसे थोड़ा क्रम से देखें तो सबसे पहले ये दोहरी सदस्यता को रोकता है। दोहरी सदस्यता मतलब? हाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। अच्छा। और ना ही वो एक साथ संसद और किसी राज्य विधानमंडल जैसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। इसके लिए नियम बने हुए हैं कि ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो उन्हें एक सीट एक निश्चित समय में छोड़नी पड़ती है। और अगर ना छोड़ें तो फिर ये तय है कि उनकी कौन सी सीट खाली मानी जाएगी। नियम स्पष्ट है इस बारे में। अच्छा। तो ये पहला पहलू हुआ, एक व्यक्ति एक पद, एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये तो तार्किक लगता है ताकि सदस्य अपने काम पर पूरा ध्यान दे सके। बिल्कुल, फोकस बना रहे। इसके अलावा और क्या है इसमें? बिल्कुल। उसके बाद आता है अनुच्छेद 101 क्लॉज 4 जो अनुपस्थिति से जुड़ा है। अनुपस्थिति? हाँ। मतलब एब्सेंट रहना? हाँ, अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों तक सदन से अनुपस्थित रहता है। 60 बैठकें? हाँ, 60 सिटिंग्स। तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? कर सकता है। मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं। सदन निर्णय लेता है। और यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 60 दिनों की गिनती में सदन के 17वां मतलब प्रोरोगेशन या फिर लगातार 4 दिनों से ज्यादा के स्थगन एडजॉर्नमेंट की अवधि शामिल नहीं होती। अच्छा, तो 60 बैठकें यानी अगर सदन लगातार चल रहा हो तो लगभग 2 महीने का समय? हाँ, करीब करीब। ये प्रावधान क्यों रखा गया? क्या इसका उद्देश्य सदस्यों को सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए अहम प्रेरित करना है? निश्चित रूप से। इसका मूल विचार यही है। देखिए, सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। सही बात है। और उनका कर्तव्य है कि वे सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लें, चर्चाओं में हिस्सा लें, अपने क्षेत्र की आवाज बने। अगर कोई सदस्य लंबे समय तक बिना किसी सूचना या अनुमति के गायब रहता है तो वो कहीं ना कहीं अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा होता। हाँ, ये तो है। इसलिए सदन को ये अधिकार दिया गया है कि ऐसी स्थिति में सीट को रिक्त घोषित कर दे। हालांकि जैसा आपने कहा, ये स्वतः नहीं होता, सदन को इस पर निर्णय लेना होता है। ये दिलचस्प है कि ये सदन के विवेक पर छोड़ा गया है। क्या व्यवहार में इसका सख्ती से पालन होता है? मतलब क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इस प्रावधान का उपयोग बहुत कम हुआ है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर सदस्य लंबी अनुपस्थिति से पहले सदन की अनुमति ले लेते हैं और सदन भी सामान्यतः स्वास्थ्य कारणों या अन्य वाजिब वजहों से अनुमति दे देता है। लेकिन ये प्रावधान एक महत्वपूर्ण डिफ़ॉल्ट नियम की तरह मौजूद है। ये सदस्यों को उनकी उपस्थिति संबंधी जिम्मेदारी का एहसास कराता रहता है। मतलब एक तरह का रिमाइंडर है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ चुनकर आ जाना काफी नहीं है, सदन में सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। ठीक है, तो हमने दोहरी सदस्यता और अनुपस्थिति की बात की। अब आते हैं उन दो मुख्य स्थितियों पर जिनका जिक्र अक्सर होता है, त्यागपत्र और अयोग्यता। जी। पहले त्यागपत्र की बात करते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये उतना ही सरल है जितना लगता है कि बस इस्तीफा लिखा और दे दिया? त्यागपत्र का प्रावधान अनुच्छेद 101 3 ख में है। प्रक्रिया ये है कि अगर कोई सदस्य अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देना होता है। किसको? यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति को, और यदि लोकसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए। ठीक है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पेच है, या कह सकते हैं एक शर्त है। वो क्या? त्यागपत्र सिर्फ दे देने से सदस्यता समाप्त नहीं होती। सदस्यता तभी समाप्त होती है जब सभापति या अध्यक्ष उस त्यागपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने की शर्त। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? क्या कोई सदस्य अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दे सकता? देखिए, ये शर्त संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। जहां तक मुझे याद है, शायद 44th संशोधन के जरिए। इसके पीछे की सोच ये थी कि किसी सदस्य पर इस्तीफा देने के लिए किसी तरह का दबाव न डाला जा सके। अच्छा, दबाव वाली बात। हाँ, या फिर कोई सदस्य जल्दबाजी में या किसी भावनात्मक आवेग में आकर इस्तीफा ना दे दे। तो सभापति या अध्यक्ष को ये सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है और वास्तविक है, जेन्युइन है। और अगर उन्हें शक हो तो? अगर उन्हें लगता है कि त्यागपत्र किसी दबाव में या जबरदस्ती दिया गया है, तो वे उसे स्वीकार करने से इनकार भी कर सकते हैं। यानी ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, सदस्य के लिए भी और संसदीय प्रक्रिया के लिए भी। बिल्कुल। लेकिन क्या इस स्वीकृति की शक्ति का कभी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होने की आशंका रहती है? कुछ विश्लेषक सूत्रों में शायद इस तरफ इशारा भी करते हैं। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो किसी भी विवेकाधीन शक्ति, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर, के दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है। हाँ, ये तो है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर कोई स्थापित मामला तो नहीं बताते, लेकिन ये एक संवेदनशील बिंदु जरूर है। बात यह है कि सभापति या अध्यक्ष का पद निष्पक्ष माना जाता है जी, और उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वे इस शक्ति का प्रयोग संविधान की भावना के अनुरूप ही करेंगे। और अगर ना करें तो कोई चेक है इस पर? हाँ, उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में भी आ सकता है, अगर ये मनमाना या दुर्भावनापूर्ण लगे। तो हाँ, ये संतुलन का मामला है। एक तरफ सदस्य की इच्छा का सम्मान और दूसरी तरफ प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कारण पर, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल। अनुच्छेद 101(3) कहता है कि अगर कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) या 102(2) के तहत अयोग्य हो जाता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 101 खुद अयोग्यता के कारण नहीं बताता। अच्छा। हाँ, ये बस ये कहता है कि यदि कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। अयोग्यता के आधार कहाँ दिए गए हैं? वो दिए गए हैं अनुच्छेद 102 में। ओके, तो 101 सिर्फ परिणाम बताता है, कारण 102 में है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 102 में कई आधार हैं, जैसे लाभ का पद धारण करना, विकृत चित्त का होना, मतलब अनसाउंड माइंड, दिवालिया होना, भारत का नागरिक न रहना, या फिर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत अयोग्य घोषित किया जाना। और संसद द्वारा बनाई गई विधि का मतलब यहाँ मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। बिल्कुल सही। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, खासकर उसकी धारा 8 यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। धारा 8 वो क्या कहती है? यह कुछ खास तरह के अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता का प्रावधान करती है। जैसे अगर किसी सांसद को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए। हाँ, तो वो दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य हो जाता है और सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य रहता है। ओह, काफी लंबा समय है। जी। और अनुच्छेद 101(3) क के तहत जैसे ही यह अयोग्यता लागू होती है, सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। स्वतः समाप्त मतलब ऑटोमेटिकली? इसका मतलब है कि यहाँ त्यागपत्र की तरह किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं। सही पकड़ा, यहाँ कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं, बिल्कुल क्लियर है तो। हाँ, जिस क्षण कोई सदस्य अनुच्छेद 102 या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित होता है, उसी क्षण अनुच्छेद 101 के तहत उसकी सीट रिक्त मान ली जाती है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। लेकिन कैसी चुनौती दी जा सकती है? मान लीजिए कोई अपील में जाता है। हाँ बिल्कुल, अयोग्यता के निर्णय को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, और अगर उच्च अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगा देती है, स्टे कर देती है या उसे रद्द कर देती है, तो सदस्यता बहाल हो सकती है। अच्छा, बहाली संभव है? हाँ, लेकिन जब तक अयोग्यता का निर्णय प्रभावी है तब तक सीट रिक्त ही रहती है। ये तो काफी सख्त प्रावधान लगता है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी जब संविधान बनाया जा रहा था? क्या संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी? निश्चित तौर पर
संविधान सभा में सदस्यों की योग्यता, अयोग्यता और सदस्यता समाप्ति के नियमों पर गहन विचार विमर्श हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य प्रमुख सदस्यों का मानना था कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों का आचरण उच्च नैतिक मानकों वाला हो। सही। और वे कानून के प्रति जवाबदेह हों। अयोग्यता के प्रावधानों का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना था कि गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्ति या ऐसे लोग जो अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं करते, वे लेजिस्लेचर का हिस्सा न रहें। प्रेरणा कहाँ से ली थी इसकी? कुछ प्रेरणा ब्रिटिश संसदीय परंपराओं से भी ली गई थी, जहां सदस्यों को हटाने के नियम मौजूद थे, लेकिन भारतीय संदर्भ में इन्हें और स्पष्ट और मजबूत बनाया गया। और जैसे त्यागपत्र की स्वीकृति वाली शर्त, वैसी चीजें तो बाद के अनुभवों के आधार पर जुड़ी गईं। समझ गया। और आज के समय में इन प्रावधानों की प्रासंगिकता कितनी है? क्या ये नियम वास्तव में लागू होते हैं या ये सिर्फ किताबों में है? नहीं, ये नियम आज भी बेहद प्रासंगिक है और सक्रिय रूप से लागू भी होते हैं। सच में? कोई उदाहरण? हाँ, शोध बताते हैं कि हाल के वर्षों में हमने कई उदाहरण देखे हैं जहां सांसदों और विधायकों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया और उनकी सदस्यता अनुच्छेद 101 के तहत समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 जैसे मामलों में इन प्रावधानों की व्याख्या की है और ये स्पष्ट किया है कि दोष सिद्धि पर तत्काल अयोग्यता लागू होगी। पहले जो 3 महीने की मोहलत मिलती थी अपील के लिए, वो अब नहीं है। हाँ, लिली थॉमस केस काफी चर्चित रहा था जी। और उस स्रोत में 2023 के एक मामले का भी जिक्र था जहां अवैध मतदान का जिक्र है। हालांकि अनुच्छेद 101 में सीधे तौर पर अवैध मतदान का जिक्र तो मुझे नहीं दिखा। आपने सही ध्यान दिया। अनुच्छेद 101 में सीधे अवैध मतदान शब्द का प्रयोग सदस्यता समाप्ति के आधार के रूप में नहीं है। तो फिर वो क्या था? संभवतः स्रोत का इशारा किसी ऐसी स्थिति की ओर हो सकता है जहां सदस्य के मतदान व्यवहार को दल बदल विरोधी कानून के उल्लंघन के तौर पर देखा गया हो। अच्छा, 10वीं अनुसूची वाला मामला, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, बिल्कुल। वो संविधान के 10वीं अनुसूची में है और अनुच्छेद 102(2) के तहत अयोग्यता का एक आधार बनता है। कैसे? 10वीं अनुसूची के तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, मतलब पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट देता है या वोटिंग से अनुपस्थित रहता है और पार्टी उसे 15 दिनों के भीतर माफ नहीं करती, तो वो सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। ओके। और इस तरह की अयोग्यता भी अंततः अनुच्छेद 101(3) क के तहत सीट रिक्त होने का कारण बनेगी। तो अवैध मतदान शायद उस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा, तो ये 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून से जुड़ा मामला हो सकता है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था। जी। तो कुल मिलाकर ये अनुच्छेद 101 एक तरह से संसद की सदस्यता के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है, कह सकते हैं। हाँ, आप इसे इस तरह देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई दोहरी भूमिका में ना हो, वो क्लॉज 1 और 2 हो गए। सदस्य सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वो क्लॉज 4 अनुपस्थिति वाला। ठीक है। वे अपनी इच्छा से पद छोड़ सके, वो क्लॉज 3 ख त्यागपत्र वाला। जी। और यदि वे संवैधानिक या कानूनी रूप से अयोग्य हो जाए तो पद पर बने न रहें, वो क्लॉज 3 का अयोग्यता वाला। बिल्कुल। ये सब मिलकर संसदीय प्रणाली की अखंडता, इंटेग्रिटी और कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये एक अकेला अनुच्छेद इतने सारे पहलुओं को समेटे हुए है और संसद की संरचना, सदस्यों के आचरण और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हाँ, ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो संसदीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक तंत्र है। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने अनुच्छेद 101 के तहत संसद सदस्यता समाप्त होने के विभिन्न आधारों को समझा। पहला, दोहरी सदस्यता का ना होना। जी। दूसरा, बिना अनुमति 60 बैठकों तक अनुपस्थित रहना। हाँ। तीसरा, सदस्य द्वारा त्यागपत्र देना जिसे स्वीकार किया जाना जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा, अनुच्छेद 102 के तहत या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे कानून के तहत अयोग्य घोषित हो जाना। हाँ, और जैसा हमने बात की, ये सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम नहीं है, इनके पीछे गहरे संवैधानिक सिद्धांत छिपे हैं। जैसे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अनुपस्थिति वाले नियम में झलकता है, सदस्यों की स्वायत्ता और शुचिता वो त्यागपत्र के नियम में दिखती है, और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और जवाबदेही ये अयोग्यता के नियमों का आधार है।
यह अनुच्छेद एक तरह से यह सुनिश्चित करता है कि संसद उन लोगों से बने जो वास्तव में प्रतिनिधित्व करने के योग्य और इच्छुक हैं और जो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। और अनुच्छेद 102 इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसा हमने चर्चा की, अनुच्छेद 102 जो अयोग्यता के विशिष्ट आधारों को लिस्ट करता है, वो अनुच्छेद 101 के साथ मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाता है। ये दोनों साथ में पढ़े जाने चाहिए। बिल्कुल। और यह हमें आज के श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न पर लाता है। जी। इन संविधानिक प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 101 और इनके पीछे के सिद्धांतों को देखते हुए इन नियमों का वास्तविक धरातल पर लागू होना, मतलब जिस तरह से अयोग्यता के मामले सामने आते हैं या त्यागपत्र स्वीकार या अस्वीकार होते हैं, ये आज भारत में राजनीतिक जवाबदेही की सार्वजनिक धारणा को किस तरह से आकार देता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इन नियमों का सख्ती से पालन लोगों में व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाता है या फिर इनके क्रियान्वयन के तरीके कभी-कभी सवाल भी खड़े करते हैं? इस पर मंथन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कानून और उसका अमल दोनों मिलकर जनता की नज़र में सिस्टम की छवि कैसे बनाते हैं।